दुरे नायाब जब अपने भाई और भाभी को बता देती है कि मैंने अलग घर का इंतजाम भी कर लिया है, मैं और दादी आज ही वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये कि मुझे पता चल गया है कि आपने जावियार से 25 लाख का चेक लिया है हैदर का केस वापस लेने के लिए, तो नईम और निखत तो इस कदर शर्मिंदा होते हैं कि दुरे नायाब और दादी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहते। फिर दुरे नायाब बता देती है कि मैंने निखत भाभी की सब बातें सुन ली थी। जब मुझे अभी तक जावियार ने तलाक नहीं दी तो ये कौन होती है मेरे लिए रिश्ते ढूंढने वाली, इन्हें ये हक किसने दिया है? आप लोग मुझे इस घर से सिर्फ इसलिए निकालना चाहते थे ना ताकि वो 25 लाख सुकून से खर्च कर सकें। तो मुबारक हो, आज से मैं और दादी यहाँ से जा रहे हैं। अब आप उन 25 लाख को सुकून से खर्च कर सकते हैं। और फिर अपने भाई के सामने ही जुनेद से रिक्वेस्ट करती है कि जुनेद भाई, जहाँ आपने मेरी पूरी जिंदगी इतनी हेल्प की है वहाँ मेरी एक मदद और कर दें। हैदर की कस्टडी के केस के लिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं होंगे। आप अगर मेरे लिए लॉयर की फीस अदा कर दें तो जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस दे दूंगी। जुनेद कहता है, दुरे नायाब भाभी भाई भी कहती हैं और बेगानों वाली बातें भी करती हैं। मैं आपके दुख और तकलीफ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैंने सिर्फ आपको बहन कहा नहीं बल्कि मैं आपको अपनी बहन मानता भी हूँ। हैदर को वापस दिलवाने में मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। तो जनाब यहाँ पर नईम इस कदर शर्मिंदा होता है कि अपनी बीवी की लगाई बुझाई की बातों में आके ना सिर्फ वो अपनी बहन पर शक करता रहा बल्कि अपनी बहन की तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाया। और उसकी बीवी ने मुफ्त की मुलाजमा समझ के दुरे नायाब को घर पे भी रखा हुआ था और उस पे एहसान भी जताती थी कि इतनी बदनामी के बाद भी हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी हुई है। दुरे नायाब की फ्रेंड माहम उसके लिए रहने का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देती है। उसका भाई जो दुबई रहता है उसका घर खाली पड़ा है। माहम कहती है कि अच्छा होगा तुम लोग यहाँ आके रहोगे तो घर भी थोड़ा आबाद हो जाएगा और तुम किराए देने से भी बच जाओगी। दुरे नायाब तो माहम की बहुत एहसानमंद होती है और उसे इल्तिजा करती है कि माहम तुम्हारे मेरे ऊपर पहले ही बहुत एहसानात हैं, मैं कोई और बोझ तुम पे डालना नहीं चाहती। अब मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगी ताकि अपना दादी का और हैदर के कस्टडी का सारा खर्चा खुद उठा सकूं। मैंने सीवी बना ली है, कल ही नजदीक के स्कूल्स में जाके अप्लाई करके आऊंगी। लेकिन माहम कहती है कि दुरे नायाब टीचिंग की जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती जिससे तुम ये तमाम अखराजात उठा सकती हो, तुम्हें कोई और जॉब देखनी चाहिए। फिर माहम ही उसे आइडिया देती है कि मेरे एक अंकल ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, अगर तुम्हें सोशल मीडिया वगैरह ऑपरेट करना आता है तो मैं वहाँ से तुम्हें ज्वेलरी उठा देती हूँ। तुम सोशल मीडिया पे उसे सेल करने की कोशिश करो, इस तरह अंकल की सेल भी हो जाएगी और तुम्हारा प्रॉफिट भी तुम्हें मिल जाएगा। टीचिंग की जॉब से तो काफी ज्यादा तुम कमा लोगी। दुरे नायाब कहती है ये तो माहम का एक और एहसान हो जाएगा। उसे तो कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ, लेकिन अगले दिन स्कूल के अलावा ऑफिस में जाती है ताकि कहीं तो उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां भी जाती है वो सब ये कह के उसे जॉब देने से इनकार कर देते हैं कि आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। नायाब बेचारी ना उम्मीद होकर घर वापस आती है और दादी को सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि जब तक कोई जॉब नहीं देगा भला मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। अब जुनेद और दुरे नायाब चूंकि हैदर के कस्टडी का केस कर चुके हैं, अगली पेशी पे जब दोनों वकील से मिलने जाते हैं तो जावियार की तरफ से काउंटर नोटिफिकेशन पहुंचा होता है और जावियार ने दुरे नायाब पे यही इल्जामात लगाए हैं कि वो बदचलन है, चोर है और उसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, तो ऐसी औरत के हवाले मैं अपना बेटा नहीं कर सकता। जुनेद वकील से कहता है कि वकील साहब, मैं जावियार का छोटा भाई हूँ और अगर मैं भाभी का साथ दे रहा हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये ऐसी नहीं है और इनके ऊपर बदचलनी का जो इल्ज़ाम लगा है वो मुझे ही लेके लगा है, लेकिन यकीन करें खुदा गवाह है कि मैं इन्हें अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। वकील कहता है आप लोग फिक्र ना करें, ओपोनेंट पार्टी अमूमन ऐसे ही इल्जामात लगाती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा वैलिड पॉइंट ढूंढने की, लेकिन आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सबूत है जिसे हम केस में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो मेरे हवाले कर दें, इससे हमारा केस मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वकील के ऑफिस से निकलने के बाद दुरे नायाब तो बहुत मायूस हो जाती है। सारे इल्जामात सुनने के बाद उसे तो यही लगता है कि शायद वो अपने हैदर को अब कभी हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन जुनेद दुरे नायाब को तसल्ली देता है कि भाभी ये मुल्क का नामी गरामी वकील है और इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये हमेशा से हर केस जीतता आया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका हैदर आपके साथ होगा। इत्तफाक की बात है कि जुनेद और दुरे नायाब जब ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं तो बाहर ही बैठे चाय पी रहे होंगे कि जावियार जो वहीं से गुजर रहा है उन दोनों को एक साथ देख लेगा और उसका दिल तो जैसे फटने वाला हो जाएगा। वो दुरे नायाब को कितना मासूम समझता था और दुरे नायाब क्या निकली, बदचलन आवारा औरत। और अपने भाई जुनेद को तो वो कभी समझ ही नहीं पाया जो उसी की पीठ में बिलाखिर छुरा घोंप गया। जावियार को तो यही लगता है कि जुनेद ने उसके साथ ये सब कुछ अपने एहसास महरूमी का बदला लेने के लिए किया है जो वो बचपन से महसूस करता आया है, क्योंकि जुनेद ने जावियार से कहा था कि मॉम डैड जिस तरह से आपके लिए फिक्रमंद होते हैं, जितनी आपकी केयर करते हैं, कभी उन्हें मैंने अपने लिए केयर करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन शायद जाके वो मेरी उतनी केयर करेंगे। और फिर ये कि भाई आप तो पहले से ही खुशकिस्मत थे और देखें अल्लाह ने आपकी खुशकिस्मती को 4 चांद लगा दिए कि दुरे नायाब जैसी लड़की आपकी बीवी बनी है, जबकि मेरी किस्मत देखें कि तानिया जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई है जिसने मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया है। और उधर तानिया ने भी जावियार की जिंदगी अजाब बना दी है। जावियार ने हालांकि मंगनी से पहले ही तानिया से कहा था कि मैं तुमसे एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों का मुंह बंद हो जाए और तुम जो ये कहती हो कि मैं किस रिश्ते से इस घर में रहूं, तो मेरी मंगेतर होने के रिश्ते से तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन जहां तक शादी की बात है तो उसके लिए मैं अभी अपने दिलो दिमाग को राजी नहीं कर पाया,
لیکن منگنی ہونے کے بعد سے تو تانیہ زاویار کے سر پہ سوار ہو گئی ہے کہ آخر شادی میں اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہو اور درِ نایاب کو طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ کیا تمہارے دل میں درِ نایاب کے لیے ابھی بھی جگہ ہے؟ زاویار تانیہ کو سمجھا کے تھک چکا ہے کہ درِ نایاب کو طلاق نہ دینے کی وجہ اس کے لیے محبت نہیں بلکہ شدید نفرت ہے۔ زاویار نہیں چاہتا کہ وہ درِ نایاب کو طلاق دے اور پھر درِ نایاب جنید کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارے، بلکہ جس طرح درِ نایاب نے زاویار کے ساتھ بے وفائی کی ہے، زاویار بھی اب درِ نایاب کو اپنی محبت کے لیے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تانیہ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ زاویار کو کس طرح سے بتائے کہ درِ نایاب اور جنید کا آپس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ دراصل یہ سب تو تانیہ کی ہی لگائی ہوئی آگ ہے، صرف زاویار کو اپنا بنانے کے لیے۔ اگر زاویار درِ نایاب کو چھوڑ بھی دے گا تو تانیہ کو پکا یقین ہے کہ درِ نایاب اور جنید کبھی آپس میں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو بہن بھائی کی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بات تانیہ تو کبھی نہیں بتائے گی، لیکن جمیلہ یہ بات بہت جلد زاویار کو بتانے والی ہے، اور ساتھ ہی وہ جیولری بھی زاویار کو دینے والی ہے جو تانیہ نے اٹھا کے جمیلہ کو دی تھی اور چوری کا الزام درِ نایاب پہ لگا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جمیلہ زاویار کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ تانیہ بی بی اور نگار بی بی تو شروع دن سے درِ نایاب کو اس گھر سے نکالنے کے لیے پلانز کرتی آئی ہیں۔ بالآخر وہ اپنے پلانز میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ مجھے بھی ان کے پلانز کا حصہ بننا پڑا، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا ہے۔ اور دوسری طرف جنید وہ ویڈیو جو اس نے تانیہ اور اس کی ماں کی ریکارڈ کی تھی وکیل کو دے دے گا، جس کے بعد اگلی پیشی پر جب زاویار بھی عدالت پہنچے گا اور اپنی آنکھوں سے جب تانیہ کی ویڈیو دیکھے گا تو تانیہ جو زاویار کے ساتھ ہے اسے تو ڈوب کے مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نہیں ملے گا، جبکہ زاویار کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی درِ نایاب تو نہ کبھی بے وفا تھی، نہ ہی پاگل تھی اور نہ ہی چور تھی۔ زاویار اپنی نایاب سے رو رو کے معافی مانگ لے گا اور اسے اپنے ساتھ واپس گھر چلنے کو کہے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے درِ نایاب اور زاویار کے ایک ہونے کا اور اس تانیہ کے جیل میں جانے کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ جنید کو بھی ایک اچھا جیون ساتھی مل جانا چاہیے جو کہ درِ نایاب کی دوست ماہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک